Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 8 of your chapter number 4 of auditing. And also before starting with the video, let me tell you that in this video, I've increased the volume from 100% to 200%. Okay, so the students who were facing problem with the with my volume, okay, so please let me know that whether it has improved or it is still that low only. Okay, because I was getting complaints that you are not able to listen to my voice properly as it is very low and you have to use earphones or headphones. Okay, so please let me know if there are any improvements, and otherwise I'll look forward to any other alternative. Okay, and also now only 5 topics from this chapter are left. So in this video I am going to cover your topic number 7 and topic number 8. These are very small topics, and then from the next video we will pursue with the remaining 3 topics. Okay, so starting with the Hindi explanation, and I'll drop the timestamp for English explanation in the comment section. So let's get started with the video. Materiality and audit risk. ये जो वर्ड है materiality, ये आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है चैप्टर नंबर 2 में. जिसको भी ये नहीं पता है वो आप मेरी वीडियोस वहाँ जाकर देख सकते हो. बट मतलब जिसको नहीं भी पता है उसको जनरल आइडिया देने के लिए मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगी कि मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब अगर मटेरियलिटी जो है वो ज़्यादा है तो ऑडिट रिस्क कम होगा, एंड अगर जो अपने मटेरियलिटी का परसेंटेज कम रख रखा है तो ऑडिट रिस्क ज़्यादा होगा. ठीक है, मटेरियलिटी रिस्क ज़्यादा है तो ऑडिट रिस्क कम होगा, एंड अगर वाइस वर्सा है तो वाइस वर्सा होगा. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. अगर मटेरियलिटी का जो परसेंटेज है वो आपने ज़्यादा रखा हुआ है, सपोज़ आपने जो मटेरियलिटी रख रखा है वो आप ये कह रहे हो कि हम 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू चेक करेंगे, वो आपने मटेरियलिटी का जो परसेंटेज है वो 5% सेट कर रखा है. ठीक है, तो वहाँ रिस्क क्या होगा? कम होगा. इसी तरह से अगर आपने इसको कम कर दिया, मटेरियलिटी परसेंटेज को आपने कम कर दिया, सपोज आपने 2% कर दिया, तो क्या हो जाएगा? रिस्क ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड रिस्क. अगर मटेरियलिटी ज़्यादा होगा तो रिस्क कम होगा, एंड अगर मटेरियलिटी रिस्क कम होगा, सॉरी मटेरियलिटी लेवल अगर कम होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा. ठीक है ना? ओके, तो जो कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी का, ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि प्लानिंग में ही लगता है बल्कि परफॉर्मिंग में भी लगता है. तो ये आपका MCQ में हो सकता है आ जाए. इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ अप्लाइड इन बोथ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. ठीक है, एंड इन इवेलुएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट. तो ये किन किन चीज़ों पे लगता है? एक तो प्लानिंग पे लगता है, परफॉर्मिंग पे लगता है, इवेलुएटिंग में भी लगता है. इवेलुएटिंग हम किस चीज़ का करते हैं कि जो मिस स्टेटमेंट मिली हैं तो उसको कैसे डील करा जाए, एंड जो मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं हुई हैं उसको कैसे डील करा जाए. ठीक है ना? तो इफ़ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी का, ये बेसिकली आपका पूरे ऑडिट पे चलता है, प्लानिंग से लेकर के ओपिनियन तक. ठीक है ना? तो प्लानिंग, परफॉर्मिंग, इवेल्युएटिंग एंड देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन. तो इन सारी की सारी बातों में आपको क्या लगाना होता है? मटेरियलिटी लेवल लगाना होता है. Now, in conducting an audit of financial statements, the overall objectives of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement. तो जो आपको तो पता ही है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं, ये चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे एरर से हो. तो चैप्टर 1 में पढ़ा, ये बेसिक सी चीज़ है. देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ही कवर हो गए, एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस. तो ये सब आपका पूरा बेसिक का ही आ गया. In accordance with the auditor's finding. Now the auditors obtains reasonable assurance by obtaining sufficient and appropriate audit evidence to reduce risk to an acceptably lower level. तो वो reasonable assurance कैसे obtain करता है? जब वो audit evidence ले लेता है, sufficient and appropriate audit evidence ले लेता है कि इस जगह risk जो है वो low है. ठीक है ना? एंड ये टॉपिक मैंने पहले इसलिए उठाया मटेरियलिटी का बिकॉज ये एक जगह यूज़ हुआ है आपका टॉपिक नंबर 5 में. तो दैट इज़ वाई मुझे ठीक लगा कि मैं पहले मटेरियलिटी बता दूं, बिकॉज हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हों. ठीक है ना? और एक और बात मुझे बतानी थी, जो भी बच्चे नवंबर 2020 में अपीयर होने वाले हैं, तो अगर उनको अपने प्लानिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है
तो मेरा एक चैनल है, उसमें आप जैसे डालोगे ना CA इंटर स्टडी प्लान बाय सौम्या अग्रवाल, तो आपको मिल जाएगा। तो मैं उसके लिंक्स वगैरह नहीं यहाँ पर छोड़ सकती हूँ, बिकॉज़ ये ऐसा ये ओनली मेरा चैनल नहीं है, तो दैट इज़ वाई ये अगेंस्ट होगा जो स्टैंडर्ड्स हैं इस चैनल के, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई मैं उसका कोई लिंक वगैरह इस चैनल पे यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो अगर किसी को कोई भी प्लान चाहिए हो तो आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसमें आपको मतलब जो मेरा हाउ टू प्रिपेयर फॉर CA इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे करके मैंने काफ़ी सारी उसमें वीडियोस डाल रखी हैं। एंड मेरे डेली टारगेट्स भी चल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने उसको डाल रखा है। तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है वो चैनल, बट वो बेसिकली सिर्फ प्लानिंग पर्पज़ का है। तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, उसमें हर चीज़ की डिटेल प्लानिंग मैंने बताई है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज भी दी हैं, ठीक है ना। Now moving back to the topic, audit risk is the risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. तो ये जो ऑडिट रिस्क है, ये क्या रिस्क होता है कि ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया है क्या, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं। अब इस चीज़ का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो दिया है कि अगर ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन तब दी है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल मिसस्टेटेड नहीं है, तब भी क्या ऑडिट रिस्क होगा वो? बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है ना। ना ऑडिट रिस्क क्या होता है, इज द फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ये तो हमें पता ही है, हम लोगों ने ये पढ़ ही रखा है, ठीक है ना। मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट इन पर्टिकुलर व्हेन। तो इन्होंने ये तो बोला है कि ये थ्रू आउट द ऑडिट है, बट इन पर्टिकुलरली व्हेन होते हैं। एंड ये भी आपको पता है ना, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट होता है आपका IR एंड CR, ठीक है। तो IR एंड CR जो है आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बताते हैं। एंड इसका जो फंक्शन होता है ये आपका डिटेक्शन रिस्क के साथ में क्या बन जाता है, आपका ऑडिट रिस्क। तो मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आपका कंसीडर होता है थ्रू आउट द ऑडिट एंड इन पर्टिकुलर व्हेन, जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस कर रहे हो, जब हम नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को यूज़ कर रहे हो, एंड जब हम ये चेक कर रहे हो कि जो अनकनेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसका इफेक्ट क्या है। तो इन 3 बातों पर आपका जो है ये मटीरियलिटी लेवल लगता है। इफ़ एनी ऑन द फॉर्म एंड इन फॉर्मिंग द ओपिनियन, एंड ये ओपिनियन जो है उसको फॉर्म करने में बहुत ईजी सा टॉपिक था ये। एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क क्या है, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड। तो ये जो ऑडिटर है इसको क्या करना चाहिए, पहले तो डिस्कस करना चाहिए जब उसने रिस्क आइडेंटिफाई करी एंगेजमेंट टीम के साथ में, ठीक है ना। और साथ में उसको क्या करना चाहिए, एंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस जो उसने डिस्कस किए हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, तो वो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट भी करने चाहिए। फिर उसके बाद में की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन रिगार्डिंग ईच ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, जो भी इसको की एलिमेंट्स लगे थे एंटिटी के अंदर और उसके इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारे के सारे उसको डॉक्यूमेंट करने चाहिए। एंड ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द अंडरस्टैंडिंग वाज ऑब्टेन। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको डॉक्यूमेंट करनी होगी, की एलिमेंट्स जो उसको मिले हैं अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में, एंड जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने यूज़ किया है जिससे अंडरस्टैंडिंग उसने दी थी, एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म जो उसने किए थे, उसके सारे की एलिमेंट्स उसको डॉक्यूमेंट करने चाहिए। देन द आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एजर्शन लेवल। तो जो उसने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं वो, तो सबसे पहले क्या हो गया आपका डिस्कशन, फिर की एलिमेंट्स, फिर आइडेंटिफाइड रिस्क, एंड जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया एंड रिलेटेड कंट्रोल्स अबाउट विच द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। तो कंट्रोल्स के बारे में भी उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। तो इन 4 चीज़ों के बारे में उसको डॉक्यूमेंट करना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो टॉपिक्स हैं ये दोनों छोटे छोटे से टॉपिक थे, कवर हो गया। इंटरनल ऑडिट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने की मूड में हूँ। एंड आपका जो टॉपिक नंबर 6 है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो ही ठीक रहेगा। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ओवर हुआ है, हमारा एक बहुत शॉर्ट सा वीडियो बनेगा। अब मैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है ना। एंड अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच ऑफ यू। सो स्टार्टिंग विद द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। So in this video we are going to read just 2 small topics. First is your materiality and second is your documenting the risk. Materiality and audit risk, and second topic is your documenting the risk. Now I know that I haven't taught you any chapter in English before, so those students who have
studied the chapter number 2, you are already aware of the term materiality. Okay, and those who are not aware, then please you should go and first read that chapter. You should read the materiality portion from that chapter. And if you are still confused, then let me tell you one simple statement that defines the relationship between your materiality and audit risk. So the simple conclusion that we reach by studying the materiality is that higher the materiality, lower the audit risk. So that means that there is an inverse relationship between materiality and audit risk. So why so? Because suppose the materiality level which you have set is, say we are taking the sales as our base. Okay, so suppose I say that my materiality level is 5% of my total sales, okay, or total revenue. So this is my materiality level. I am going to keep it as my materiality level. Okay, now the next level which I am taking is your 3%. Okay, 3% of total revenue, right? So that means I have taken 5% of total revenue in the first case, and second I have taken 3% of total revenue in the second case. So according to you, which option will give me more appropriate result about the entity? If I'll check 5% of the total revenue, or if I'll check 3% of the total revenue? If I will check 5% of the total revenue, right? So that means that higher the materiality, lower the audit risk. So if you will keep the materiality percentage high, so the audit risk will be low, because a large area or a large number of transactions will be covered. Okay, so this is all about your relationship between materiality and audit risk. Now, concept of materiality is applied by the auditor in both planning and performing the audit, and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit, and of uncorrected misstatements, if any, and on the financial statements, and informing the opinion. So that means it is concept of materiality is applied throughout the audit. From first step is your planning, then second step is your performing the audit, third step is your evaluating the effect of identified misstatement, then fourth step is your forming the opinion. Okay, so your materiality level is applied at all the four levels. In conducting an audit of financial statements, the overall objectives are to overall means overall objectives of the auditor. Now they have just first told you that you need materiality in throughout the audit, that means from planning to opinion, and then they are saying that in conducting an audit of financial statements, the overall objectives of the auditor are, so you have studied in chapter 1 that what are the overall objectives of auditor: to obtain reasonable assurance, right, that the financial statements are free from material misstatement, and then enabling the auditor to express an opinion. So all these are what your objectives of the auditor. Now from here they are saying the auditor obtains reasonable assurance by obtaining sufficient and appropriate audit evidence to reduce the risk to an acceptably low level. Now how does the auditor obtain a reasonable assurance? By obtaining sufficient and appropriate audit evidence that there is a lower level of risk in the entity. Now audit risk is the risk. What is audit risk? It is the basically the function of risk of material misstatement and detection risk. Right. So audit risk is the risk that expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. So this I have already discussed in detail, that are the financial statements that are not materially misstated, still if the auditor has given expressed inappropriate opinion, then are they covered in audit risk? No, they are not covered. Only the financial statements, if they are materially misstated, and if in that case the auditor has expressed an inappropriate opinion, then that risk is your audit risk. Okay, so audit risk is a function of risk of material misstatement and detection risk. Now materiality and audit risk are considered throughout the audit. So they are just saying particularly when identifying the risk, determining the nature, and that means RAP, FAP, and evaluation, forming the opinion. Okay, so it is required in all the three stages. Okay, those who are not clear with the materiality level, let me tell you, because I haven't taught you that chapter number 2 in English. So see,
suppose this is your entity, okay, and from here you have started your materiality level. So all this is your materiality level and all this is your immaterial level. Now higher the materiality level, right, higher the materiality level, lower the level of risk. Okay, so that means that the more number of transactions you are going to check, the lower will be your level of risk. So this portion is your immaterial and this portion is your material. So that means the more you will check, the less there will be a risk. Because what is material? What do you call as materiality? Materiality is anything which can influence your opinion, right? So that you consider as material. So the higher the amount you will check, the lower there will be a risk. So documenting the risk includes the discussion that you do with the engagement team and significant decisions reached. So four things you have to document. First is your discussion that the auditor has discussed with the engagement team and the significant conclusion which you have reached in your discussion. Okay, so first thing you have to document is your conclusion. Then key elements of the understanding obtaining regarding each of the aspects of the entity and its environment. So the key elements which you have noted down as an auditor, the key elements which you have noted down regarding the entity and its environment and of the internal control components. Okay, so all this your so the key elements which you have obtained will be documented, and the sources of information from which the understanding was obtained and the risk assessment procedures performed, all this is to be documented so that it can be used as an audit evidence. Then what are the risk identified? Okay, identified risk of material misstatement at the financial statement level and at the assertion level, and the risk identified and related controls about which the auditor has obtained an understanding. So the risk identified, first identified risk and identified and assessed risk of material misstatement, and then secondly what you have to document is your related controls. So four things you have to document. First is the discussion, so the whatever you have reached in your discussion. Second is a key element. Third is your identified risk, and fourth is your conclusion. Okay, so these two topics were very very small and the video is over in just a matter of 17 minutes. Okay, and I'll cover the rest of the topics in the further video. Only 3 topics are left, so soon 3 videos are going to come. Okay, so I'm really sorry that I'm not able to maintain the continuity of the videos because I'm very busy these days. Okay, but I'll try to upload all the remaining topics very very soon. And also please let me know that whether I am properly audible to you all or not. Okay, so if you have any doubts, you can definitely comment down and I'll try to cover your doubts in the next videos or through the comment section. So ending the video here, and thank you so much.